इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे पन्ने खोल कर रख दिए हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब के भारत संस्करण में अपना एक पन्ना भी दिया है। इस पन्ने में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने मेलोनी के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी की जीवन गाथा को सुना, उनके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा था वो खुद पढ़ा। मेलोनी के राजनीतिक से लेकर पारिवारिक संकट सब पीएम मोदी ने देखा। पीएम मोदी ने मेलोनी के दुख पर क्या कुछ कहा वो बताएंगे। उससे पहले मेलोनी ने अपने जिंदगी के कौन से पल खोल कर रख दिए, अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ बताया, अपने रिश्ते तोड़ने पर क्या कुछ कहा और सिंगल मदर होने पर क्या कुछ कहा। चलिए आपको बताते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी खासी दोस्त है और इसका नज़ीर अक्सर देखने को मिलता है। जब मेलोनी किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मिलती हैं तो हाथ जोड़ देती हैं। इससे पता चलता है कि उन पर प्रधानमंत्री मोदी की छाप गहरी पड़ी हुई है और मेलोनी कह भी चुकी हैं कि प्रधानमंत्री बेस्ट है और वो उनके जैसा बनना चाहती हैं। और अब जब मेलोनी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने सुना तो वो भी भावुक हो गए। दरअसल मेलोनी को एक दिन रैली के बाद एक टीवी चैनल में जाना था। दिन भर में भूखी थी। शो के दौरान जैसे ही ब्रेक हुआ उन्होंने तपाक से एक केला खा लिया। इसी समय उनकी आंखें एक टीवी जर्नलिस्ट से टकराई जो उन्हें एक ही टक देख रहे थे। दोनों की आंखें जब पल भर के लिए एक दूसरे पर ठहरी तो दोनों के होठों से मुस्कुराहट की जुम्बिश थी। बस यहीं से शुरू हुई एक प्रेम कहानी। इस टीवी जर्नलिस्ट का नाम एंड्रिया गियाम्ब्रुनो है। इसके बाद जब शो खत्म हुआ तब दोनों मिले, बातचीत हुई, फिर बाहर भी मुलाकात हुई। मिलना जुलना बढ़ा, प्यार का रंग और गाढ़ा होने लगा। फिर दोनों कपल बन गए। शादी तो नहीं की लेकिन पार्टनर बनकर रहने लगे। सबसे मजेदार बात यह है कि मेलोनी जहां प्रबल दक्षिणपंथी थी तो पार्टनर गियाम्बो घोर वामपंथी थी। इसके बाद भी प्यार ने दो उलट लोगों को प्यार के धागे में बांध दिया। दोनों साथ में घर पर रहते। फिर करीब 3 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। हालांकि बता दें कि अब तक दोनों ने शादी नहीं की थी, केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते थे। 2016 में पैदा हुई इस बेटी का नाम जिनवेरा रखा गया। मेलोनी सियासत में आगे बढ़ रही थी, अपनी पार्टी बना चुकी थी। ये पार्टी पहचान बना रही थी। गियाम्ब्रुनो अपने जर्नलिज्म में बिजी थे। एक समय ऐसा आया कि मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने बहुमत हासिल किया और वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि इसके साथ ही दोनों का रिश्ता भी खत्म होने वाला था। उनके पार्टनर गियाम्ब्रुनो ने अक्टूबर 2023 में बलात्कार को लेकर ऑन एयर कोई ऐसी सेक्सिस्ट टिप्पणी कर दी जिस पर जबरदस्त विवाद हो गया। मेलोनी को अगर पीएम पद के प्रतिष्ठा को बरकरार रखना था तो ये रिश्ता खत्म ही करना होता, जिसे लेकर अब तक बहुत टिप्पणियां की जा रही हैं। सवाल साख बचाने का था, लिहाजा मेलोनी ने सोशल मीडिया पर अपने करीब 1 दशक पुराने रिश्ते की समाप्ति की घोषणा की। साथ में बिताए वर्षों और अपनी बेटी के लिए गियाम्ब्रुनो को धन्यवाद दिया। मेलोनी की बेटी 6 साल की है, उनका नाम जिनवेरा है। मेलोनी अपनी बेटी को अक्सर विदेशी दौरों में साथ ले जाया करती हैं। तो ये किताब थी जॉर्जिया मेलोनी की, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। इसी किताब में उन्होंने ये सारे पन्ने खोले हैं और इसी किताब को पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी ने। जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और नेतृत्व हमें शाश्वत सच्चाइयों की याद दिलाता है। यह किताब भारत में एक ताजगी भरी कहानी के रूप में पढ़ी जाएगी, जिसमें एक बेहतरीन समकालीन नेता और देशभक्त की झलक है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए दुनिया से बराबरी से संवाद करने का उनका विश्वास हमारे अपने मूल्यों का भी प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी की प्रेरणादायक और ऐतिहासिक यात्रा की भी तारीफ की और कहा कि यह कहानी भारतीय पाठकों के दिल को छू जाएगी। मेलोनी की किताब का भारतीय संस्करण जल्द ही लॉन्च हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बेहद भावनात्मक है, प्रेरणादायक है और मेलोनी से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। और इस तरह से मेलोनी का ये राज हमने आपको खोला है। ऐसे तमाम राज हैं जो मेलोनी की इस किताब में दर्ज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे इस किताब के पन्ने और खोल के
आपको बताएंगे। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Caro Matteo, cari amici della Lega, buongiorno a tutti. Ci tenevo, seppure brevemente, a portare il mio saluto al congresso della Lega, in un momento importante, chiaramente, per qualsiasi partito, in termini di organizzazione, scrittura delle mozioni congressuali, di preparazione dei documenti, coinvolgimento dei militanti. Un congresso non è mai una perdita di tempo, è sempre un grande esercizio di democrazia, è ciò che rafforza e rende un partito vivo, vitale, dinamico. Celebrarlo mentre si è al governo vuol dire che le responsabilità istituzionali non ci hanno distratto dall'ascolto dei nostri elettori, della gente, dei territori, non ci hanno allontanato da chi ci sostiene, da chi ci dà la forza di proseguire in questo cammino. Un cammino che è entusiasmante nella sua difficoltà, a tratti fisicamente molto impegnativo, che però ci ha permesso di entrare pochi giorni fa nella lista dei 5 governi più duraturi della storia repubblicana. E, fatto ancora più importante, dopo 2 anni e mezzo di governo, noi possiamo ancora contare sul consenso della maggioranza degli italiani. La nostra coesione, la nostra compattezza ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l'Italia, di restituirle quell'autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni le sono state negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare. Programma che intendiamo rispettare punto per punto, perché è esattamente questo che ci differenzia dai nostri avversari, che ci differenzia dalla sinistra. Noi condividiamo la stessa visione del mondo, siamo al governo per rispettare gli impegni presi con i cittadini, siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni. Ecco perché andremo avanti, pancia a terra, fino alla fine della legislatura per costruire col premierato un sistema politico stabile, rimettere in capo ai cittadini la scelta su chi debba governare, per liberare con la riforma della giustizia la magistratura dalle correnti politicizzate, per garantire con l'autonomia differenziata gli stessi livelli delle prestazioni a tutti i cittadini a prescindere dalla regione nella quale vivono. E continueremo a difendere i confini, a combattere l'immigrazione illegale di massa, proseguendo con quel lavoro paziente, quotidiano ma determinato che ci ha consentito di ridurre drasticamente gli sbarchi sulle nostre coste. E non arretreremo di 1 millimetro sulla sicurezza. Siamo e saremo sempre a fianco delle nostre forze dell'ordine, come abbiamo fatto finora. Abbiamo aumentato uomini e mezzi, abbiamo sbloccato i contratti fermi da anni e previsto nel decreto sicurezza che abbiamo approvato dal governo una tutela legale per i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al loro servizio, cioè mentre stanno compiendo il proprio lavoro. Lo Stato sosterrà le loro spese legali fino a un massimo di 10.000 euro per ogni fase del procedimento. È una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettavano da molto tempo e che questo governo rivendica con orgoglio. Continueremo a lavorare per costruire un fisco più leggero ed equo, combattendo la vera evasione e soprattutto per mettere le nostre imprese nelle condizioni di creare sviluppo e i nostri lavoratori di avere occupazione di qualità. Abbiamo giurato al Quirinale il 22 ottobre del 2022 e da quel giorno in Italia è stato creato 1 milione di posti di lavoro in più. Ci tengo a ricordarlo perché penso che Silvio Berlusconi, che del 1 milione di posti di lavoro in più creati in una legislatura aveva fatto una battaglia prioritaria, sarebbe fiero di sapere che il governo che ha contribuito a far nascere ha raggiunto quel traguardo in appena 2 anni e mezzo. Stiamo governando nel momento probabilmente più difficile dal dopoguerra a oggi. È successo e sta succedendo un po'